नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बिजली की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से मुआहदे की जांच करवाई जाएगी। असेंबली में जगदीश रेड्डी को रेवंत रेड्डी का जवाब। तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल तशवीशनाक। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जारी किया वाइट पेपर। हज दरख्वास्तों के इंतकाल की तारीख में 14 जनवरी तक तोसी। अभी बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है। असेंबली में कांग्रेस के रुकन असेंबली को अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब। अकबरुद्दीन अवैसी को ऐसा बिहेव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान असेंबली में बहस। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप खुद जिताने नहीं देते। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान बहस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह बीआरएस के दौरे हुकूमत में बिजली की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से मुआहदा, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 1080 मेगावाट के प्रोजेक्ट के मुआहदे और यादाद्री थर्मल प्रोजेक्ट के सिलसिले में और BHEL से किए गए मुआहदे की अदालती जाँच करवाएंगे। उन्होंने असेंबली में इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि हुकूमत साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी के चैलेंज को कबूल करती है। महकमा बिजली में घोटाले की तहकीकात करवाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम को हरासा किया, जिसने कहा था कि छत्तीसगढ़ से किया गया मुआहदा गलत था। उन्होंने कहा कि इस ओहदेदार का तबादला दूर दराज इलाके में कर दिया गया और इनके ओहदे को कम कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने तनकीद की कि अगर छत्तीसगढ़ के मुआहदे के बारे में सवाल किया तो इन्हें असेंबली में मार्शल के ज़रिए बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत है। నేను సూటిగా 3 అంశాలను ప్రస్తావించదలుచుకున్నా। మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసిరిండ్రు, మీరు విచారణకు ఆదేశించండి, మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని. నేను వారిని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నా. 3 అంశాల మీద ఈ ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు ఆదేశిస్తాము, జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. వారే కోరుకున్నప్పుడు వాస్తవాలను సభ ముందు పెట్టిన తర్వాత మాజీ మంత్రి గారు ఏదైతే జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కోరుకున్నారో తప్పకుండా తమరి అనుమతి ద్వారా సభలోనే నేను ప్రకటన చేస్తున్నా. 3 అంశాల మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీకి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ तेलंगाना असेंबली में आज मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए इसे हल करने का मुतालबा किया। इस दौरान करीमनगर ज़िले के मानागुंडू और असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन असेंबली के सत्यानारायणा ने अकबरुद्दीन अवैसी से मुखातिब होते हुए कहा कि वह गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान BRS हुकूमत के सामने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए इसे हल क्यों नहीं करवाएं। कांग्रेस के रुकन असेंबली को जवाब देते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत सीखना है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, मैंने गुज़िश्ता असेंबली इजलासों में कई मरतबा इन मसाइल को उठाया है। कहा, एक मरतबा आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक करें। Yes, 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Honorable Speaker sir, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, आई विल मेंशन ऑन द 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores, and that information was laid on the table. अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत सीखना है। कांग्रेस के रुकन असेंबली के सत्यानारायणा को अकबरुद्दीन अवैसी के इस जवाब पर ऐवान में हंगामा हो गया। इस मसले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी को एक दलित MLA के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप अच्छे मशवरे देना चाहिए, ऐसे बातें आपको ज़ेब नहीं देती। सीएम साहब बात स्पीकर सर, एक नया मेंबर नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर
नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले प्लीज 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 गिव मी नो 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 मिस्टर प्लीज मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी no 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 definitely you will get mic you can no definitely you will get mic you can put your argument I'm not going to no speaker sir अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले जितने मिनट बोले हम कुछ नहीं कहा मगर ये कोई तरीका नहीं है स्पीकर सर असद साहब अकबर साहब स्पीकर सर बैठिए आपको माइक देता हूं स्पीकर सर बैठिए इतना नहीं सर स्पीकर सर अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए ये 1 मिनट यस बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी this is not any out of turn quota we have respected your seniority and your experience that is what I wanted to clarify at the same time he has to respect colleague member he is also no seniority doesn't get any extraordinary powers seniority or juniority or first time or 10th time member हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर से हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है कलीग मेंबर्स है एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे और तीसरी बात स्पीकर सर आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले आप माइक दिए साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था वो अलायंस पार्टनर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान ऐवान असम्बली में ज़बरदस्त बहस हुई रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की है और उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़ा किए उन्होंने कहा आप मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं लेकिन हकीकत में आप ही मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं जीतने देते पार्टनर है वो सरकार से अलग नहीं है बार बार यहीं से केसीआर साहब ने वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है हम लोग साथ में रहेंगे ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते वो शहर हमारे है
450 साल की शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं 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 सर आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जवाब देते हुए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जमहूरियत है, हम कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ न कभी थे और न कभी रहेंगे। से कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के, ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे, हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले
और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे, मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए, मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर। हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे को लड़ना। अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो हेलो अकबर साहब, हाँ नहीं माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, माइक दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, माइक प्लीज कम माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है, प्लीज सुनो। अरे यार दे रहा हूँ, प्लीज कम आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ माइक दे रहा हूँ, नहीं, आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं। चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए, चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है, हेलमेट है तो नहीं दे दूं मैं, चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना यार। अकबर साहब को दे, स्टार्ट करो, आप बैठिए। अकबर साहब को दे रहा हूं मैं, आप जाइए, दे रहा हूं। विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता, आप जाइए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल तशवीशनाक है। जुमेरात के रोज़ उन्होंने कानून साज असम्बली में एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से बिजली की मुसलसिल फराहमी के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसीलात फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की फराहमी और पैदावार के बारे में सबको जानने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की फराहमी सनतों की तरक्की और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के शोबों की बका के लिए बिजली की फराहमी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 81,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ों और 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नुकसानात और पावर जनरेशन कंपनी और पावर सप्लाई कंपनी की तरफ से गुज़िश्ता 9.5 सालों में किए गए इक़दामात का जिक्र किया। इसके बाद कानून साज असम्बली में बहस शुरू हो गई। अध्यक्ष, విద్యుత్పై శ్వేతపత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈరోజు సభలో అందరికి ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ షార్ట్ డిస్కషన్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రానికి సంబంధించినంతవరకు అన్ని రంగాలు ఏ రంగం అభివృద్ధి చెందాలన్నా అవసరమైనటువంటి విద్యుత్ పైన, విద్యుత్ ఉత్పత్తి పైన, ఆ విద్యుత్తులో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులపైన, వాటన్నిటిపైన కూడా ఈ సభకి అలాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా వాస్తవ పరిస్థితులు తెలియాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ శ్వేతపత్రాన్ని ఈరోజు ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ఆర్థిక పురోగతిలో, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో విద్యుత్ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అధ్యక్ష. పరిశ్రమల वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्ट्रेट्स के साथ जुमेरात को होने वाली कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने अराजी के रिकॉर्ड, कबालदार किसानों की शनाख्त, नए राशन कार्ड्स जारी करने, महालक्ष्मी स्कीम के निफास वगैरह से मुताल्लिक़ मसाइल पर कलेक्टरों के साथ जायज़ा इजलास लेने और अहम फैसला लेने का फ़ैसला किया था। तमाम कलेक्टर्स को पहले ही हिदायत दी गई थी कि वह हर किस्म के तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमों के बारे में मुनासिब मालूमात के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। ताहम यह कॉन्फ्रेंस असम्बली इजलास और आज वज़ीर आला की नई दिल्ली रवानगी के सबब मुलतवी कर दी गई है। शोबा उर्दू तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय की जानिब से नज़ीर अहमद मेमोरियल लेक्चर बउनवान उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ इल्मी इक़दामात का एहतमाम किया गया।
इस लेक्चर की सरपरस्ती प्रोफेसर एम विजुलता वाइस चांसलर ने की, जबकि शाहिद हुसैन मेहमान क़ानूनी मुशीर ममलिकत सऊदी अरब ने सदारत की। शकील अहमद मंदूब आलमी सेहत ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। मेहमान एजाज़ी में प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाह मेरी साबिक़ वाइस चांसलर, डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी, सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन एनआरआईज़ ट्रस्ट, सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत और सैयद अरफाना इफ़्फ़त व दीगर शामिल थे। डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना सदर शोबे उर्दू ने लेक्चर की कार्रवाई चलाई और मेहमानों का तारुफ भी पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा को अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें मोहम्मद महमूद अली सोहेल और अलहाज शेख जाफ़र व दीगर शामिल है। मुझे इस जलसे में शिरकत करते हुए बड़ी मसरत हुई है, क्योंकि ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के सिलसिले में अमली इक़दाम करने के लिए बुलाया गया था। मैंने एक छोटा मोटा कुछ अमली क़दम उठाया था जब मैं डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल में बानी वाइस चांसलर मुकर्रर था। मेरे सामने बहुत से तलबा जो थे वो उनमें 3 ज़ुमरे थे। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो कॉन्वेंटों से आए हुए थे, कुछ उर्दू मीडियम से और कुछ मदरसों के भी थे, और यही मेरा ख़्याल है कि किसी भी उर्दू यूनिवर्सिटी का मुस्तक़बिल है। यही तलबा और तालिबात आते रहेंगे, इसी 3 ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल यह है कि उनको मैं किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाऊँ, ज़रिए तालीम क्या रखूँ। तो मैंने उसका प्रपोज़ल देखा जिसको प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब ने बनाया था। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज़रिए तालीम बाइलिंगुअल हो या ज़ू लिसानी हो। तो हमने एक मॉडल तरतीब दिया जिसके 4-5 अहम नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि क्लासरूम की जो ज़बान होगी वो उर्दू होगी और आसान उर्दू होगी। दूसरा नुक्ता ये है कि हम जो अंग्रेज़ी की जो टर्मिनोलॉजी है किसी भी सब्जेक्ट की, ज़ूलॉजीज़, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, उसे जूँ का तो इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल सरेदस्त हम उसको छेड़ेंगे नहीं और उसका उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं इस्तिलाहों को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये भी कि जो उर्दू इस्तिलाहें सरदस्त हमें दस्तयाब हैं, हम उन्हें उसकी एक ग्लॉसरी बनाकर हम उनके साथ दे देंगे। तीसरा नुक्ता इसका यह था कि हमने एक हैंडआउट्स या दस्ती पर्चों का तरीक़ा शुरू किया, जिसमें हम कोई भी सबक या लेसन शुरू होने से पहले उसके जो बुनियादी तसव्वुरात या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुआ करते हैं उनको हम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में देते हैं। और इसके साथ साथ जो थियरी है तो उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ वैसे ही उनके सामने पेश करते हैं। और बाद में हमने इसको डिजिटली भी पेश करना शुरू किया, ईमेल पर भेजा तलबा को। इसके अलावा जिन तलबा और तालिबात के पास स्मार्टफोन थे उनको फ़ोन पर हमने मुहैया कराया ताकि वो पढ़ कर आएँ और क्लास में उस्ताद के साथ बहस करें, उस्ताद के साथ सवाल जवाब करें। चौथी चीज़ जो हमने की थी वो ये था कि हमने असातिज़ा को बाकायदा ये ताकीद कर रखी थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन मेथड इस्तेमाल करें और लेक्चर मेथड को छोड़ें, तलबा के साथ सवाल जवाब करें, और जब तक उनको कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए उस वक्त तक आप उनको उर्दू ज़बान में या उनकी मादरी ज़बान में बोलते रहें। और आखिरी नुक्ता इसका ये हमने रखा था कि जो तलबा उर्दू नहीं जानते हैं, जो कॉन्वेंटों से पढ़ कर आए हैं और जो असातिज़ा इत्तेफाक से जिनको उर्दू नहीं आती है, हमने कोशिश की कि उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए। मुझे ख़ुद एजाज़ हासिल है कि मैंने वहाँ के असातिज़ा को उर्दू पढ़ाई, अलिफ बे से शुरू किया और मैंने उनको पढ़ाया। ये 5 नुकाती प्रोग्राम था जिसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये पहुँचा कि तलबा को सब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे समझ में आने लगा। और वो जो आजकल जो बाढ़ आई है मालूमात की हर तरफ से, उसके साथ वो चलने की उनके अंदर ताकत पैदा हुई। तो हमारे बाद ने कि 2017 में हमने शुरू किया था, लेकिन 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें इसकी सिफारिश की गई थी। 2021 में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इसको लागू करने की वो सोच रही थी, या कम से कम बाइलिंगुअल
टेक्स्ट बुक्स बनाने के बारे में वो गौर व फिक्र कर रही है। मेरा ख़्याल है कि इस सिमत में हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उर्दू तलबा को न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेज़ी के साथ साथ चलना है और एक इलाक़ाई ज़बान के साथ चलना है। इसी में हमारी तरक्की का राज मुस्मिर है। बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले हर फैसले में शफाफियत होनी चाहिए। आज अपनी क़यामगाह पर रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव और एन उत्तम कुमार रेड्डी के साथ शोबे आपाशी के मुताल्लिक़ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपाशी से मुताल्लिक़ हर फैसला शफाफियत और एहसास जवाबदेही के जज्बे से लिया जाना चाहिए। इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 1956 से 2014 तक और 2014 से 2023 तक तामीर करदा प्रोजेक्ट्स, इनकी तामीरी लागत, इन प्रोजेक्ट के तहत काबिल गाश्त बनाई गई अराजियात व दीगर तफसीलात ओहदेदारों के ज़रिए हासिल की जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर प्रोजेक्ट के मुतालिक रहनुमाना खतूत को अवाम के इल्म में लाया जाना चाहिए। कहा हर प्रोजेक्ट के मुतालिक तमाम तफसीलात तैयार रखना चाहिए। प्रोजेक्ट्स के मुतालिक तमाम तफसीलात को ख़तई तौर पर अवाम से पोशीदा नहीं रखना चाहिए और अगर ऐसा किया जाता तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत के हर इक़दाम को अवाम के सामने रखने के लिए शफाफियत इख्तियार करना ज़रूरी है, इसलिए ओहदेदारों को पाक अंदाज में काम करते हुए अवाम के साथ एतमाद पर खड़े उतरने की ज़रूरत है। शैडो एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 23 दिसंबर बरोज़ इतवार को दोपहर 2 बजे ता 4 बजे इजलास आम बउनवान इस्लाह माशरा के लिए ख़वातीन का किरदार MLA कॉलोनी बमकान मुख्तार भाई निसार भाई मुनक़िद होगा, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान क़ासमी नाज़िम तालीमात मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम शिरकत करेंगे। ख़वातीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख़ में 15 जनवरी 2024 तक तोसी कर दी है। जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक जिन दरख्वास्त गुजारों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट जो 15 जनवरी 2024 से कबल जारी किया गया हो और 31 जनवरी 2025 तक काबिल इस्तेमाल हो, हज दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हज दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो हज गाइडलाइन 2024 दरख्वास्त दाखिल करने से कबल बगौर मुताला करें। लियाकत अली आफाती CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह अहकाम जारी किए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत व हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने का आगाज़ 4 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था, जो कल चारशंबा 20 दिसंबर तक आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुल्क की तमाम रियासतों से हज सोसाइटी की जानिब से नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 15 जनवरी तक तोसी कर दी है। बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो तोसी शुदा तारीख से इस्तेफ़ादा करते हुए अपनी दरख्वास्तें फ़ौरी ऑनलाइन करवा लें। वी सत्यनारायण IPS ने आज CAR हेडक्वार्टर हैदराबाद सिटी में चार्ज संभाल लिया है। अपने करियर के अलावा वी सत्यनारायण IPS ने अमन व अमान को बरकरार रखने में मिसाल क़ियादत का मुजाहरा करते हुए अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वो साबिक़ा में निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, रच्चाकुंडा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, करीमनगर पुलिस कमिश्नर, रामागुंडा पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन और अब CAR सिटी आर्म्ड रिजर्व में इनकी पोस्टिंग की गई है। हैदराबाद के पुराने शहर के कुलसुमपुरा इलाके में एक रोडी शीटर का इंतहाई बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया और इसकी नाश जला दी गई। मकतूल की शनाख्त अनिल के तौर पर की गई है, जो कई मुकदमात में मुलविस था। बताया जाता है कि इसके हरीफों ने इसके कत्ल के बाद इसकी नाश जुमेरात की सुबह कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के सुनसान मुकाम पर जला दी और इसके जिस्म पर जलने के निशान भी थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए कुछ ही देर में गोपी नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ जारी है। बताया गया कि बदला लेने के सिलसिले में यह कत्ल किया गया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। बिजली की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से मुआहदे की जांच करवाई जाएगी। असेंबली में जगदीश रेड्डी को रेवंत रेड्डी का जवाब। तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल तशवीशनाक। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जारी किया वाइट पेपर।
हज दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 14 जनवरी तक तोसी। अभी बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है। असेंबली में कांग्रेस के रुकन असेंबली को अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब। अकबरुद्दीन अवैसी को ऐसा बिहेव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान असेंबली में बहस। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप खुद जिताने नहीं देते। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान बहस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।